सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं देवांग सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस यूनिट। पूरे चैप्टर में डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, देन types of organizing. Here in this chapter we have 5 types of organizing: linear organization, functional organization, formal organization, informal organization, and matrix organization. Then delegation of authority, and at last we have learned decentralization. चैप्टर नंबर 4 ये भी थर्ड चैप्टर की तरह है। एज पर ब्लूप्रिंट 4 चैप्टर में से भी आपको 5 मार्कर आंसर बोर्ड में मिलेगा, और पूरा चैप्टर जो है वो फुल ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन ही है, तो हमको बहुत अच्छे तरीके से ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मीनिंग आएगा, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन जनरल वर्ड्स, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू enable delegation of authority and responsibility towards the people actively engaged for common goal is organizing। इसका मीनिंग होता है एक कॉमन गोल के लिए जो लोग एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, और वो जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल एंगेज हुए हैं, उनके बीच में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बराबर किया गया है, तो वो एक ऑर्गेनाइजिंग होता है। तो ये जनरल मीनिंग है बराबर। जनरल मीनिंग यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल एक्टिवली एंगेज्ड फॉर कॉमन गोल इज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, एक प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है चेस्टर बर्नार्ड की, ध्यान रखना। द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द कोऑपरेशन ऑफ 2 और मोर पीपल एंड देयर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। आई अगेन रिपीट, अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, the activity conducted by the cooperation of 2 or more people and their coordination is called organizing। बराबर, 2 से ज़्यादा लोग कोऑपरेशन के द्वारा एक एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेशन भी बराबर रखते हैं, तो वो होता है ऑर्गेनाइजिंग और वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा चेस्टर बर्नार्ड बताते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को चेस्टर बर्नार्ड की डेफिनेशन ही याद रह जाती है और वही वो लिखते हैं बराबर। मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप ये इजी डेफिनेशन ही लिखना बराबर। दूसरी एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लुई एलन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives। बराबर, थोड़ी लंबी है लेकिन एक प्रॉपर वे में एक डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू लुई एलन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस of identifying and classifying the work to be performed,
defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. तो ये भी एक डेफिनेशन है, हमको पूरा सिलेबस में दिया हुआ इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन लर्न करने में इजी रहेगी चेस्टर बर्नार्ड की। तो हियर आई कंप्लीटेड मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, नाउ ऑन योर स्क्रीन characteristics of organization or organizing. Here we learn the points for characteristic GP, DFAM, GC. I again repeat, GP, DFAM, GC. These are the characteristic of organizing. GP, तो पहले GP में क्या आएगा? G मीन्स गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, P मीन्स प्लानिंग बेस्ड, DFAM, D मीन्स द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन I मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स, F means flexibility, E means establishment of interrelationship, M means monitoring and control. तो ये हो गया DFAM। और लास्ट में GC, G means group activities, C means control administrative structure। तो I again repeat, हम याद रखेंगे GP, DFAM, GC for characteristics of organizing, और इस तरीके से सारे पॉइंट्स आएंगे। अब वन बाय वन ये जो पॉइंट है उसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। ओके, ऑन योर स्क्रीन पॉइंट नंबर 1, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। द ऑर्गेनाइजिंग इज क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ एनी बिजनेस यूनिट. In the business unit, the main objective as well as departmental objective or sub goals is also determined. यानी प्लानिंग में जो गोल डिसाइड किए हुए हैं वही गोल वही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो डिसाइड किए गए हैं वो कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे और वही ऑब्जेक्टिव को बराबर अचीव करने के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। ऊपर से यहाँ पे सब गोल्स भी डिटरमाइन किए जाएंगे, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी डिटरमाइन किए जाएंगे और उस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। ये हमको ध्यान रखना है, बराबर। इन एडिशन टू दैट देयर आर ऑल्सो द इंडिविजुअल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज. Hence, organizing is a linear structure that coordinate with the goals of business, departmental goals and goals of employees. Hence, it can be also referred as a goal-oriented activity. That means यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होता है मेन गोल का ही काम करना, यानी मेन गोल जो है उसके पीछे ही आपको काम करते रहना है। लेकिन देखिए मेन गोल को अचीव करने के लिए सब गोल्स भी डिसाइड होते हैं, बराबर। फिर पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोऑर्डिनेशन से भी बराबर गोल्स ऑफ बिजनेस डिसाइड किए जाते हैं, डिपार्टमेंटल गोल्स भी जो अलग अलग होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। तो ये सारी डिटेल गोल डिसाइड करने की बात आती है। दैट्स व्हाई वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी जो गोल या ऑब्जेक्टिव्स इसमें डिसाइड किए जाएंगे उस पर ही पूरा स्ट्रक्चर बराबर डिपेंडेंट रहेगा और वही ऑर्गेनाइजेशन को बराबर एक सक्सेसफुल बराबर एक फंक्शन बनाएगा। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, बराबर। ये हमको ध्यान में रखना है। नाउ पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग बेस्ड. Organization is made on the basis of planning and objectives determined by planning. I again repeat, organization is made on the basis of planning and objectives determined by planning.
Hence, before organizing, it is necessary to have proper planning. यानी ऑर्गेनाइजेशन आपको जब करना है तो उसके पहले आपको नेसेसरली एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइंड बाय प्लानिंग. ये ध्यान रखना है, बराबर. और कंफर्म है, हमने थर्ड चैप्टर में भी देखा था, अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग. तो ये यहाँ पे भी प्रूफ हो रहा है, दोनों जगह पे प्रूफ हो रहा है. यहाँ पे भी प्रूफ हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग बेस्ड है, बराबर, यानी प्रॉपर प्लानिंग पे उसका पूरा डिपेंडेंसी है. ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ एनी यूनिट इज बेस्ड ऑन इट्स फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. Hence, it can be said that organization is based on proper planning. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान के अकॉर्डिंगली होता है. और ये प्लान जो होता है वो प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर, हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है. तो आपने प्रॉपर प्लानिंग किया है तो ही बिजनेस यूनिट का पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपरली एस्टैब्लिश होगा और उसमें अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा. तो इट कैन बी सेड दैट एंड वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लानिंग, बराबर. तो ये हुआ पॉइंट नंबर 2. ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लानिंग मीन्स प्लानिंग बेस्ड. ओके. Now, point number 3, the delegation of authority and responsibility. The people working towards achievement of a common goal are allotted work as per their capabilities and the skills. I again repeat, the people working towards achievement of a common goal are allotted work as per their capabilities and their skills. At the same time, such a person is also informed about their authority. Hence, organizing is the structure to establish relationship of authority and responsibility among the people. The structure, organization is the structure to establish relationship of authority and responsibility among the people. ये पूरा पॉइंट हमने देखा, इसमें हमको कंफर्मेशन मिल रहा है. जो भी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, काम करने के लिए जुड़ गए हैं, द पीपल आर एंगेज फॉर वर्किंग टू अचीव द कॉमन गोल, दे आर अलॉटेड वर्क एज पर देयर कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स. यानी जिसकी जैसी कैपेबिलिटी, जिसके पास जैसी स्किल, उसके अकॉर्डिंगली उनको जो काम होता है वो अलॉट किया जाएगा, उनको उसके बारे में बताया जाएगा, बराबर. उनकी ऑथोरिटी कैसी रहेगी वो भी उसके साथ बताया जाएगा. और ऑथोरिटी दी जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ क्रिएट हो जाती है. तो ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर to establish relationship of authority and responsibility. So here is completed point number 3, the delegation of authority and responsibility. Okay. Okay. Point number 4, importance of human element. In organizing, human beings are at the center. The success of any organizing is dependent on the people who are working in it. Hence, for effective organizational structure, effective human relation establishment is necessary. For effective organization structure, effective human relation establishment is necessary. बहुत ईजी है. ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ह्यूमन बीइंग आर एट द सेंटर, मैनेजमेंट में भी ह्यूमन बीइंग्स आर एट द सेंटर,
So the success of any organization or organizing is dependent on the people who are working in it. People means employees and workers. Hence the effective organizational structure, effective human relationship established. यानी ह्यूमन रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश करो तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा. तो हियर इज द पॉइंट that suggests that human beings are important in organization. Okay, so here completed point number 4, importance of human element. Now point number 5, flexibility. When once the organization is formed, there are chance for change in the same. Suitable changes can be made according to the changing circumstances and situations. Suitable changes can be made according to changing circumstances or situations. The changes or variations can be made when there are major changes in the business environment, technological advancement or new discoveries. कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी टाइम बीइंग सर्कमस्टेंस सिचुएशन में चेंजेस होता है तो उसमें सूटेबल चेंजेस करने पड़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे प्लानिंग में भी था बराबर. प्लानिंग में तो फ्लेक्सिबिलिटी प्री कंडीशन है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं बराबर. मार्केट में भी चेंजेस होते रहते हैं, तो वो हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है सूटेबल चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस और सिचुएशन. और कुछ आपको बताया भी है, मेजर चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और न्यू डिस्कवरीज, ये सब चेंजेस होते रहते हैं, तो वो हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस होने चाहिए. ओके, सो दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी चेंजेबिलिटी. कभी भी जो भी सर्कमस्टेंस क्रिएट होते हैं, सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं. सो हियर कंप्लीटेड पॉइंट नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी. Now, point number 6, establishment of interrelationship. Interrelationship among the work और interrelationship between the work. बराबर, अगर वर्क के साथ रिलेशनशिप हो जाती है तो वही रिलेशनशिप ह्यूमन रिलेशनशिप में कन्वर्ट होती है. 4th पॉइंट आप ऊपर देख सकते हो उसके साथ. ओके, The organizing establishes interrelationship among work, position and divisions. The organizing establishes interrelationship among work, position and or divisions. It gives clarifications about the relationship of one work with other work and one division with other division. क्यों इंटर रिलेशनशिप करना पड़ता है एमंग द वर्क, पोजीशन एंड डिवीजन? ओनली बिकॉज टू क्लैरिफाई अबाउट द वर्क, किसको कैसा काम करना है, कौन से डिपार्टमेंट कौन से डिवीजन में कैसा काम होगा, वो क्लैरिफाई हो जाता है. जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, वो दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहने चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाना पड़ता है. परचेज डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहने चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से एस्टैब्लिश करना पड़ता है और उस तरीके से इंटर रिलेशनशिप भी हमको डेवलप करना पड़ता है. दैट्स व्हाई वी कैन से द ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशेस इंटर रिलेशनशिप अमंग वर्क, पोजीशन और डिवीजन. और ये सोचने वाली बात है, वर्क में रिलेशनशिप डेवलप होगी तो अपने आप वर्कर्स में हो जाएगी, पोजीशंस में होगी. पोजीशंस यानी कोई मैनेजर है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, क्लर्क्स, बराबर ऐसी पोजीशंस होती है, डेजिग्नेशंस होते हैं.
तो उनको अपने डिवीज़न के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो वो अपने आप प्रॉपर वे में होता जाएगा. सो इट इज़ रिक्वायर्ड to establish the interrelationship among work position and divisions so that we can get effective organization. उस तरीके से इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हमको बराबर हम लोग डेवलप कर सकते हैं. तो हियर कंप्लीटेड पॉइंट नंबर 6, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप. नाउ पॉइंट नंबर 7, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. Monitoring, control and coordination are basic requirement of any organization. I again repeat, monitoring, control and coordination are the basic requirement of any organization. Whether the employees are performing his task as per the power and responsibility, power means authority, assigned to him or not. For such matters, provisions of monitoring and control are found in organizing. Monitoring and control भी होता है, coordination, these are the basic requirement of any type of organization. Whether the employees are performing his task as per the powers and responsibilities assigned to him or not. For such matters, provisions of monitoring and control are found in organizing. यानी ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटरिंग कंट्रोल भी होता है, कोऑर्डिनेशन भी होता है, और उससे क्या होता है, पूरा पावर या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाता है या नहीं किया जाता, बराबर उस तरीके से काम करना पड़ता है. जिसको जैसी अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है उसको उतना ही काम करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पावर या अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली ही बराबर डिसाइड होगी. बराबर, तो इस तरीके से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का पॉइंट आता है. तो हियर आई कंप्लीटेड पॉइंट नंबर 7, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 8, ग्रुप एक्टिविटीज. इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनी पीपल वर्क टुगेदर फॉर द accomplishment of common goal. The organizing provides effective structure to them so that the group activity can be conducted properly. Okay? आपको ह्यूमन एलिमेंट के बारे में भी मैंने पहले पढ़ाया. अभी आगे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट. So many people, so many workers, so many employees are work together for accomplishment of a common goal. बराबर, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं, तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी बनती है ऑर्गेनाइजेशन. कोई एक मैनेजर से काम नहीं होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेजर से काम होता है, अलग अलग डिवीजन से काम होता है. प्रोडक्शन करने के लिए भी बराबर अलग अलग मैनेजर्स बनाए जाते हैं. बराबर, प्रोडक्शन के लिए असिस्टेंट मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, ऐसे अलग अलग लोग होते हैं. सेम काइंड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट में, सेम काइंड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में, इस तरीके से बहुत सारे लोग बराबर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक एक्टिविटी में लग जाते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप एक्टिविटी. ओके, तो हियर आई कंप्लीटेड पॉइंट नंबर 8, ग्रुप एक्टिविटी. Point number 9, controlled administrative structure. Organization is a particular kind of controlled administrative structure. In any business unit, rules and controls are required in order to define relationships. I again repeat, in any business unit, rules and controls are required in order to define relationships. The same is formed in organizing. बराबर, ऑर्गेनाइजेशन में वही पूरा बराबर इम्प्लीमेंट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, रूल्स एंड कंट्रोलिंग फॉर्म किया जाता है. अगर नहीं किया जाता तो पूरा स्ट्रक्चर बराबर बिगड़ जाता है. इफ़ यू वांट
good structure, if you want proper administrative structure, you should give a particular controlled and administrative structure as an organization. In any business unit, you have to require some rules and controlling. अगर आपको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, बराबर, बहुत ही सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, यू शुड हैव टू डिसाइड, यू शुड हैव टू रिक्वायर्ड, बराबर, रूल्स एंड कंट्रोल. रूल्स भी बनाना है, कंट्रोलिंग भी करना है, कंट्रोल्स भी रखना है. इस तरीके से पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनता है. यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो बनता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो हियर आई कंप्लीटेड पॉइंट नंबर 9, कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. टोटल नंबर ऑफ 9 पॉइंट्स यहां पे हम पढ़ेंगे फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. बराबर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के लिए हम 9 पॉइंट्स पढ़ेंगे, बराबर, और 9 पॉइंट्स हम लिखेंगे जो अगर ये आंसर पूछते हैं तो. सो हियर आई कंप्लीटेड ए जेन्युइन आंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. यू हैव टू लर्न जीपी, डिफेम, जीसी. बराबर, हम पॉइंट्स लर्न करेंगे, 9 पॉइंट्स आएंगे. 9 पॉइंट्स कैसे लर्न करेंगे? जीपी, डिफेम, जीसी. GP, G means goal oriented activity, P means planning based. DFAM, D means the delegation and authority and responsibility. बराबर, I means importance of human elements. F means flexibility. E means establishment of interrelationship and M means monitoring and control. ये हुआ DFAM. And last GC, group activities, and C means controlled administrative structure. बराबर, मैं आपको फोर्स करूंगा पॉइंट्स लर्न करने के लिए. इस तरीके से आप जाइए, आपको तुरंत लर्न हो जाएगा. यहाँ पे मैंने 4th चैप्टर का फर्स्ट आंसर कंप्लीट कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ये 5 मार्क्स को कंसीडर करता है. 5 मार्क में आपको पूछ सकते हैं. कुछ ऐसे पॉइंट भी है इसके अंदर जो आपको 2-2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है. बराबर, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. मैं इतना रखता हूँ आज के लेक्चर में. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा एक आंसर हम देखेंगे. बराबर, तब तक स्टे होम एंड लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस. जय श्री कृष्ण.